तो नमस्कार प्रणाम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एनटीए वाला में। देखिए, ज़्यादा बकवास नहीं किया जाएगा और क्लास में सबसे पहले आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं उस पर थोड़ा सा पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अभी आपका जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम होगा, उससे पहले हम आपका बायोलॉजी ख़त्म कर देंगे। आज हम क्लास 10 का बायोलॉजी चालू करने जा रहे हैं और इसमें सबसे खास बात क्या होंगी कि आज जिस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे और आज ही उसका ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। सबसे पहले एक बार देख लीजिए, ये आपका टोटल के टोटल आपका थ्योरी हो जाएगा। देखिए, ये आपका थ्योरी हो जाएगा, ये टोटल आपका थ्योरी हो जाएगा, जो उसी थ्योरी को हम उठाए हुए हैं जो बाबू एग्जाम बेसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन उठाता है, जहां से क्वेश्चन क्रिएट करता है। तो ज्यादा इसमें नहीं है। अब यहां से देखिए, यहां से आपका क्या होगा कि इसका जितना मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आज तक लगभग 10 सालों के करियर में बिहार बोर्ड ने क्या किया है, लगातार ऐसे ऐसे प्रश्नों को क्या किया है, 5 बार 10 बार उसको रिपीट किया है। तो इसको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इसको देखेंगे और हम आज चालू करते हैं। आप लोग का जो क्लास 10 का बायोलॉजी है उसी को चालू करेंगे। और हाँ, ये पीडीएफ जिसको भी चाहिए कमेंट कीजिए, इस वीडियो के कमेंट में जाइए और कमेंट कीजिए। आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कहाँ से आपको ये वीडियो नहीं, ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक ना। आप वीडियो में कमेंट कीजिए, आपको पीडीएफ फ्री में मिलेगा। आइए चालू करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी जो होता है ना बाबू क्लास 10 का, तो क्लास 10 का बायोलॉजी होता है। सबसे पहले उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं जैव प्रक्रम। सबसे पहले पढ़ते हैं जैव प्रक्रम। लेकिन बाबू एगो बात बता दे, सबसे पहले जैव प्रक्रम को 4 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला हो जाता है पोषण। पहला हो जाता है पोषण, दूसरा हो जाता है परिवहन, तीसरा हो जाता है उत्सर्जन, उत्सर्जन हो जाता है, और चौथा हो जाता है, पहला पोषण हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा और चौथा हो जाएगा श्वसन हो जाएगा। तो सबसे पहले इन 4 पार्ट में से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोषण को। आज पोषण खत्म करेंगे, तो पोषण का सब्जेक्टिव प्लस पोषण का ऑब्जेक्टिव दोनों आपको मिलेगा, इसी वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं, पोषण को चालू करते हैं। बाबू, पोषण मतलब होता क्या है, न्यूट्रिशन मतलब होता क्या है। सबसे पहले इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो जीव होता है ना बाबू, अपने शरीर के लिए कौन चीज प्राप्त करता है, ऊर्जा, और उसी से उसका विकास होता है। ये आवश्यक पोषण तत्व प्राप्त करते हैं। सुनो, सबसे पहले हम बता रहे हैं, आप खाना खाते हो, खाना खाने से क्या फायदा है। तो खाना खाने से बाबू फायदा है सबसे पहला कि हमारा मतलब क्या रहता है, हमको ऊर्जा मिलता है, और ऊर्जा मिलता है तो हम काम करते हैं। नो डाउट कि बिना ऊर्जा के आप काम नहीं कर सकते हैं। तो यह पोषण के बदौलत ही क्या होता है, हम लोग कर पाते हैं। और दूसरी बात, हम लोग के शरीर में वृद्धि हो, देखना जो ना खाएगा तो सूख जाता है और कुछ दिन के बाद उसकी स्थिति क्या हो जाती है, खराब हो जाता है। तो भोजन काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है और उसी भोजन को हम लोग पोषण बोलते हैं, और उसी से हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, और उसी से हम लोग काम करते हैं। एकदम खाँटी आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको महसूस कीजिएगा कि हम बिल्कुल अपने क्लास में पढ़ रहे हैं और डाउट नाम का कोई चीज़ छोड़ करके नहीं जाएंगे, ठीक ना। आप टेंशन मत लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं होगा, पूरा कंसेप्ट मिलेगा आपको, ये समझ गए। तो जो भोजन हम लोग करते हैं बाबू, जो भोजन हम लोग करते हैं, आप भोजन है इसको पोषण बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, कि भोजन करते हैं तभी तो आपके शरीर को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या किया गया है, पोषण को कुछ खंडों में अलग अलग बांट दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे पोषण, यहाँ पे पोषण के कुछ प्रकार दिए गए हैं। ये है पोषण के प्रकार, इनकी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो स्वपोषी क्या होता है, तो बाबू स्वपोषी हम किसे बोलते हैं, जो जीव
बाबू अपना भोजन खुद से बना ले, उसे हम क्या बोलते हैं, ओकरा के हम बोलते हैं स्वपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी हरे पौधे होते हैं ना बाबू, सभी के सभी हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, लेकिन हम लोग जो होते हैं ना, हम लोग को डिपेंड रहना पड़ता है। तो यही सीखना है कि स्वपोषी किसे कहते हैं और परपोषी किसे कहते हैं। तो स्वपोषी जितने भी हरे पेड़ पौधे आएंगे तो वो सबको किस में चले जाएंगे? स्वपोषी में। और जितने जीव जंतु आएंगे जो अपने से भोजन को नहीं बना सकते हैं, उसको भोजन के लिए क्या करना पड़ता है? दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग परपोषी बोलेंगे। ठीक है, चलिए उसके कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे। ये तो आप लोग बता दिए ना कि हरे पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। उसमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन हम लोग भोजन बनाते हैं ना, तो हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे मान लो कि गाजर है, मूली है, आलू है, प्याज है, सरसों है, धान है, गेहूं है, ये सबके ऊपर हम डिपेंड हैं। लेकिन पेड़ पौधों को दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। चलिए ये भी समझा दिया आप लोगों को। अब इसमें कुछ बाबू एग्जाम्पल है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। जैसे कि परजीवी, परजीवी केकरा कहते हैं? इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया गया है परजीवी के रूप में। कुसुमलता है, जू है और जोंक है। ये परजीवी होते हैं। तो एक चीज समझ लिए सबसे पहले, परजीवी कहते किसको हैं? जो दूसरे जीव के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करे और उस जीव को ज्यादा कुछ फर्क ना पड़े। जैसे आप धान बोने जाते हैं ना, तो धान बोए जाते हैं तो देखिएगा पैरों में जोंक पकड़ लेता है, और जोंक पकड़ लेगा तो जोंक की क्या प्रवृत्ति होती है? वो खून चूसेगा, ठीक ना? तो आपका खून चूस के क्या कर लिया? अपना भोजन प्राप्त कर लिया। वहीं पर देख लीजिए, जू है, माथा में पड़ जाएगा, और माथा में जब जू पड़ जाएगा तो क्या करेगा? वो खून चूस के अपना भोजन प्राप्त कर लेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं, स्वपरजीवी बोलते हैं, हेलोजोइक बोलते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, कवक है और मनुष्य जानवर है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। बाबू सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आप पढ़ रहे हो, सही चीज़ है, लेकिन पढ़ाई में आप कितना ईमानदारी से पढ़ रहे हैं ये भी देखना जरूरी है। टीचर तो क्लास में पढ़ाइए देता है, लेकिन आप घर पे जाते हैं तो कितना मेहनत करते हैं, इहो देखना जरूरी है ना। टीचर के सिर्फ पढ़ा देने से कुछ ना होता है, ठीक ना। अब मान लीजिए हम पढ़ाइए रहे, आप सुन करके चले जाइए तो क्या फ़ायदा होने वाला है? अगर ये कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है, ये PDF नहीं है तो PDF मंगाइए, प्रिंट कराइए। नहीं है तो इसको लिख लीजिए, उसको 2-4 बार रिवीजन कीजिए। और बोला जाता है ना कि जब तक हम किसी चीज़ को बार बार नहीं करते हैं वो चीज़ हमारा अपना नहीं होता है। जो चीज़ का प्रयास हम लोग बार बार नहीं करते हैं वो चीज़ कभी अपना नहीं होता है। एक बार में कैसे हो जाएगा अपना, ठीक ना। कौन चीज़ एक बार में अपना नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रकाश संश्लेषण को समझने का प्रयास करते हैं कि बाबू फोटोसिंथेसिस होता कौन सी है। तो देखो, यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं, जो हरे पौधे होते हैं ना, जो हरे पौधे होते हैं अपना भोजन बनाते हैं। वो किसके उपस्थिति में बनाते हैं? तो वह बनाते हैं सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में। क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। और अपना भोजन बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? तो देखो, सबसे पहले उसको क्या चाहिए? सबसे पहले उसको चाहिए CO2 चाहिए, ठीक ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जल चाहिए। तो बाबू CO2 किससे मिलता है? CO2 कहाँ से मिलता है उसको? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग देने का काम करते हैं। पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड कौन देता है? हम लोग देते हैं। और जल बाबू, ये जो जल होता है ना, जल उसको भूमि से मिल जाता है। जल उसको कहाँ से मिल जाता है? उसको भूमि से मिल जाता है। अब एक पेड़ को भोजन बनाने के लिए जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो आपको बता दिए, जल उसको कहाँ से मिल जाता है? उसको भूमि से मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहाँ से मिलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्यों से मिल जाता है। और तब जाकर के कौन सी बनाता है? ग्लूकोज बनाता है शर्करा के रूप में, ठीक ना। और यही ग्लूकोज बनाता है, फिर बनाता है ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है? ग्लूकोज ये खुद रख लेता है, और ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है तो ऑक्सीजन क्या करता है? वो हम लोगों को दे देता है। काहे दे देता है कि हे जी हम लोग कौन सी दिए हैं इसको? हम लोग इसको दिए CO2, और यहाँ पे यह बना दिया कौन सी? O2। अब O2 की आवश्यकता इसको नहीं है तो यह दे दिया किसको? मनुष्यों को दे दिया। अब यहाँ पर क्या है बाबू? मनुष्यों को CO2 की आवश्यकता नहीं है तो CO2 किसको दे दिया? पेड़ पौधों को दे दिया। यही कंसेप्ट है। क्या है? यही कंसेप्ट है।
ठीक ना। और इसी प्रक्रिया के जरिए क्या करते हैं, पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। ये बाबू जो इक्वेशन है एक दो बार लिख दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा हुआ है, 2 नंबर का पूछता है वो, ठीक ना। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मानव में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ये देखिए, सबसे पहले मनुष्य जो भोजन बाबू करता है तो सबसे पहले भोजन को चबाता है, और जब भोजन पूरा चबा लेता है ना, तो चबा लेने के बाद भोजन के में मिल जाता है, लार यानी कि सलाइबा में मिल जाता है। एक इसमें नया वर्ड आया हुआ है बाबू, एमाइलेज एंजाइम। ये एमाइलेज एंजाइम का काम क्या होता है? अभी हमरा पहले बात बताओ, तुम क्लास कर रहे हो, क्लास में आकर के अभी इधर से कोनो आया प्रसादी बांटने के लिए, तो प्रसादी टपटप टपटप बांट देगा, तो आप क्या करने जाओगे? बोलोगे कि रुक जाइए तनी हाथ धो के आते हैं? नहीं ना, आप क्या कीजिएगा, टप दे लीजिएगा, टप दे घिस जाइएगा। आपने अपना हाथ चेक किया कि आपके हाथ में कुछ है या नहीं है? नहीं चेक किया। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, आपके हाथों में बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, ठीक ना। आपने उसका ध्यान नहीं दिया, तो इसमें अगर कोई नॉर्मल बैक्टीरिया वायरस है तो आपके मुंह के अंदर जाएगा, तो आपके मुंह के अंदर क्या पाया जा रहा है? एमाइलेज पाया जा रहा है, जो उसको मार देगा। अगर वहां पे अगर ये नहीं खत्म होते हैं बैक्टीरिया वायरस जो भी होते हैं, तो जब यह पेट में जाएगा यानी कि अमाशय में जाएगा, तो वहां पर बाबू पाया जाता है HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है, वह उसको खत्म कर देगा। और जब वहां खत्म ना होगा तो वो जब चल जाएगा अंदर, तो हम लोग को बीमारी उत्पन्न करता है। मर गया तो ठीक है, और नहीं मरा तो बीमारी उत्पन्न करेगा। ऐसे तमाम प्रकार के बैक्टीरिया वायरस है जो हमारे बॉडी के अंदर इंटर करते हैं और हम लोग को बीमार कर देते हैं, है कि नहीं है? ग्रसनी क्या होता है बाबू? इसे हम लोग अन्न नली बोलते हैं, जिससे भोजन क्या होता है, पेट के अंदर पहुंचता है। भोजन कहाँ पहुंचता है? पेट के अंदर पहुंचता है, ठीक ना। अब आगे चलते हैं, यहां पर देखिए, पेट मतलब क्या होता है? पेट मतलब हई बाबू थोड़ी ना होता है कि हई पेट है, एकरा थोड़ी पेट बोलते हैं। अमाशय होता है ना, अमाशय जो होता है, अमाशय को हम लोग क्या बोलते हैं? अमाशय को हम लोग पेट बोलते हैं। यही तो पेट होता है, ये अमाशय हमारा पेट कहलाता है, ये अमाशय हमारा पेट कहलाता है। अब पेट का मतलब हेकरा मत समझ लीजिएगा कि हेकरा के पेट कहते हैं, हेकरा के पेट थोड़ी ना कहते हैं। अब सुनिए, सबसे पहले ये जो अमाशय होता है बाबू, अमाशय के अंदर क्या पाया जाता है? तो अमाशय के अंदर पाया जाता है HCl पाया जाता है। HCl यानी कौन सी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, यह तो मान लो कि यह एक प्रकार का अम्ल है, और आपने अभी पढ़ा यह जो नली है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? इसी को हम लोग बोल रहे थे अन्न नली बोल रहे थे। अब अन्न नली के जरिए भोजन जब अंदर जाता है, तो जितना भोजन होगा वह कैसन बन जाता है? अम्लीय बन जाता है। लेकिन एगो बात हम आप लोगों को बता दें कि जो भोजन होता है ना, अम्लीय अवस्था में उसका पाचन कबो नहीं हो सकता है। तो एक बात बताइए, भोजन का पाचन होगा कैसे? तो भोजन का पाचन होता है ना बाबू, जो यह अम्लीय अवस्था में होता है, और यहाँ पे साइड में क्या पाया जाता है? पित्ताशय है, फिर यहाँ पे पाया जाता है कौन सी? लीवर पाया जाता है, यानी यकृत पाया जाता है। अब इसके जरिए क्या होता है? एक प्रकार का क्षार बहरे निकलता है, और जब यह अम्ल यहाँ से जो भोजन आता है उसके नीचे आता है ना, तो यह अम्लीय अवस्था में होता है। जब यहाँ से क्षार आता है ना, इसमें मिल जाता है, तो इसकी अम्लीयता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, और यह कैसा बन जाता है? क्षारीय बन जाता है। तब जाकर के बाबू भोजन का कहीं ना कहीं पाचन होता है। अब उसके बाद से भोजन कहाँ जाता है? तो छोटी आंत में जाता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारा जो छोटी आंत होता है ना, भोजन का अगर देखा जाए पूर्ण रूप से पाचन, तो वो छोटी आंत में ही होता है, ठीक है। छोटी आंत में क्या होता है? तो पित्त रस होता है, अग्नाशयी रस होता है, और इसके द्वारा क्या होता है? भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। जैसे कि आप लोगों को बता दें, कितना लोग को होता है कि खाएगा खाना और गैस बना लेगा, तो आप जाओगे इनो पीते हो तो इनो में कौन सी होता है? इनो में क्या होता है? जो खाना को क्या करता है? पचाना चालू करता है। बहुत प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। आपने ध्यान से कभी पढ़ा नहीं होगा, उसके बारे में कभी स्टडी नहीं किया होगा। नींबू लोग गार के पी लेते हैं। नींबू में क्या पाया जाता है? जो मतलब हम लोग के भोजन को पचाता है। हजमोला कितना लोग खा लेता है? जलजीरा घोर के कितना लोग पी लेता है? एसिलॉ खा लेता है।
सबसे पहले इसके बारे में कभी सोचिएगा कि इसको खाने पीने से हमारा जो गैस की समस्याएं होती हैं, एसिडिटी की समस्याएं होती हैं, वो खत्म क्यों हो जाती है, ठीक ना। देखिएगा अगर थोड़ा बहुत गैस बनाया है तो लोग खीरा भी खा लेते हैं तो ठीक हो जाता है। खीरा में क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। कहीं ना कहीं आपका भोजन अच्छा ढंग से नहीं पचा है, उसी के चलते क्या हो रहा है, इस प्रकार की समस्याएं हो रही है। अब देखो बड़ी आंत जो होती है ना बाबू, बड़ी आंत का वर्क क्या होता है, तो ये आप दिमाग में कभी मत रखिएगा कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है, ठीक ना। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, जल का अवशोषण होता है। तो जो भोजन बाबू हम लोग कर लिए हैं ना, तो भोजन हमारे शरीर के अंदर चला गया है छोटी आंत में, और छोटी आंत से जब निकलता है ना, तो छोटी आंत से निकल करके बड़ी आंत में जाता है। और बड़ी आंत में क्या होता है कि कुछ रोम युक्त बाल पाए जाते हैं, और वही उसमें से क्या करता है, पानी को खींच लेता है। जल को क्या करता है, जल को क्या करता है, खींच लेता है, जल को खींच लेता है उसमें से, तो अवशोषण का काम करता है। तो बड़ी आंत कौन सी का काम करता है, अवशोषण का काम करता है। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, गुद्दा को मल द्वार बोलते हैं, यानी मल निष्कासन बोलते हैं। तो जब भोजन पचा करके रेक्टम में चला आता है, रेक्टम के बाद से गुद्दा द्वार होता है, और वहाँ से मल का त्याग कर दिया जाता है। तो भोजन में जो अनपचा भोजन होता है वो मल के जरिए क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक ना। अब पाचन में जो एंजाइम होता है, जैसे कि मुख में क्या एमाइलेज होता है, वह किसमें, शर्करा में परिवर्तित होता है। अमाशय पेप्सिन प्रोटीन होता है, पेप्टोन में हो जाता है। अब देखिए कुछ भी यहाँ पे हो, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, ये जितना है ना वह सबके सब क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है, ठीक ना। छोटी आंत में होता है कौन सी, तो ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीन वसा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है इसमें। यहाँ पे थोड़ा एरो छूट गया है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक छोटा सा मोटिवेशन आप लोगों के लिए है बाबू। घायल यहाँ हर परिंदा है, लेकिन जो उड़ सका वही जिंदा है। किसको समस्याएं नहीं है, किसको सोने का मन नहीं करता है, सबको मन करता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कहीं ना कहीं इस समय अगर आप सो रहे हैं ना, तो आपके जगह पे कोनो ना कोनो पढ़ रहा है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा नंबर लेकर के वो आएगा। तो अभी मुश्किल से ये अक्टूबर खत्म होने वाला है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मुश्किल से 90 से लेकर के 100 दिन के आसपास समय बचा है। और 100 दिन में अगर आप अच्छा से तैयारी कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि चिक्का पा रहे हैं। अच्छा नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है, अंत वाला तो सब वाला, ठीक ना। तो कहना क्या है कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही क्या है, वही जिंदा है, ठीक ना। अब यहां से आपका चेंज होता है। जितना भी आप लोगों को हमने अभी, जितना भी आप लोगों को अभी हम पढ़ाए हुए हैं थ्योरी, उसी के जरिए बनवाएंगे ये सारा के सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले बताइए कि पीत रस का स्रावन होता है, पीत रस का स्रावन होता है। अभी आप लोगों को हम बताए कि एक चीज बताइए, इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है HCl पाया जाता है। और भोजन सबसे पहले अमाशय के अंदर ही जाता है। भोजन बाबू सबसे पहले कहाँ जाता है, अमाशय के अंदर जाता है। और अमाशय में क्या पाया जाता है, तो HCl पाया जाता है, यानी एक प्रकार का अम्ल पाया जाता है। और यह जब अम्लीय अवस्था में होगा और नीचे जाएगा तो इसका पाचन कभी हो ही नहीं सकता इस प्रकार के भोजन का। तो इसीलिए यहाँ पर क्या पाया जाता है बाबू, यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है लीवर, यानी यकृत पाया जाता है। और यहाँ से यह क्या करता है, एक प्रकार का क्षार को स्रावित करता है। और इसमें से जो अम्लीय भोजन आता है, यहाँ पे आने के बाद से क्या हो जाता है, वह क्षारीय अवस्था में बदल जाता है, ठीक ना। तब जाके भोजन का पाचन होता है। अभी क्वेश्चन आपका क्या था, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो यह पीताशय है, ठीक ना। और किससे कनेक्टेड है, लीवर से कनेक्टेड है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। छोटी आंत होगा नहीं, अग्नाशय होगा नहीं, ग्रहणी होगा नहीं, ठीक ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला मेरा क्वेश्चन है कि दांत का कठोरतम भाग होता है। तो आप लोगों ने जो दांत ये देखा होगा, तो दांत के ऊपर ना एक लेयर पाया जाता है, उजला उजला, उजला उजला एक लेयर पाया जाता है, ठीक ना।
जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि दांत का सबसे कठोरतम भाग, तो दांत के ऊपर जो ये पाया जाता है ना उजर उजर, ठीक ना, ओकरे के बोलते हैं। तो डेंटाइन ओकरा के कहते नहीं है, ओकरा के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनामेल बोलते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये अलग चीजें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला बाबू प्रश्न क्या हो जाएगा आपका, कहीं कुछ तो दिक्कत है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लास निकल जाएगा आप लोगों का। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रंग की प्रकाश ज्यादा प्रभावी है किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक ना। तो सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि इसमें हरा है, नीला है, पीला है, लाल है। इस सब चीज को एक्सप्लेन कर दें कि आखिर ये क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है, ठीक ना। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है, देखिए क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी, तो लाल के बारे में सबसे जान लेते हैं। सब तो कलर वही है, कितना आप समझ रहे होंगे कि चलिए हरा है सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, लेकिन सबसे पहले समझिए यह प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे प्रभावी है क्योंकि क्लोरोफिल इसे अवशोषित करता है और इसका क्या करता है, कुशलता से उपयोग करता है। तो भूल के भी हारा मत मार दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है। अब ये लाल वाला जो है अपना कमवे नहीं करेगा, लाल वाला है अपन कमवे नहीं करेगा, तो हरा ये प्रभावी नहीं बन सकता है, ठीक ना। तो समझिएगा सबसे पहले यह प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे प्रभावी है क्योंकि क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का कलर कैसन होता है, तो क्लोरोफिल का कलर हरा होता है, ठीक ना। तो क्लोरोफिल इससे अवशोषित करके क्या करता है, इसका कुशलता से उपयोग करता है, ठीक ना। तो हालांकि आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, आपका आंसर लाल हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे समझ लीजिएगा, क्वेश्चन का बता दिया, इसमें लाल जो होता है सबसे प्रभावी होता है। क्यों होता है, तो इसमें जो लाल रंग होता है क्लोरोफिल उसको अवशोषित करके उसका उपयोग करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बाकी इसमें जो है नीला है, हरा है, पीला है, इसको आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, चीजें बाकी जो है आपको समझ में चली आएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों में, पत्तियों में, तना में, इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज बताइए, आपने पढ़ा होगा, कभी ना कभी पढ़ा होगा, ये जो पत्ते होते हैं, पत्तों के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस छोटे छोटे छिद्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इस छोटे छोटे छिद्र को ही हम लोग रंध्र बोलते हैं। तो यह आपका जो होगा जड़ों में नहीं होता है, तना में नहीं होता है, ये तो खैर हटा ही दीजिए, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पत्तों में पाया जाता है। तब पत्ता के अंदर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कृमि रूपी परिशेषिका किसका हिस्सा होता है। तो बाबू यह जो होता है ना, आहार नाल का हिस्सा होता है, तंत्रिका तंत्र का नहीं होता है, वहिकीय तंत्र का नहीं होता है, प्रजनन तंत्र का नहीं होता है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है। तो मैंने आप लोगों को ही बताया, जो ऊपरी परत होती है, दांत की सबसे ऊपरी परत जो होती है, दांत की सबसे जो ऊपरी परत होती है वह क्या होती है, तो डेंटाइन होती है। क्या क्या एनामेल होती है, क्या डेंटाइन है, एनामेल है, अस्थि है, क्राउन है। अभी हम आप लोगों को बताएं कि बाबू जो दांत पाया जाता है, इसका ऊपरी वाला जो भाग होता है, जो सबसे कठोरतम भाग होता है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनामेल बोलते हैं। तो ऊपर वाला भाग को ना पूछ रहा है कि दांत का सबसे ऊपर का परत जो होता है उसे क्या बोलते हैं, तो वो क्या होता है, एनामेल होता है, डेंटाइन नहीं होता, अस्थि नहीं होता है, क्राउन नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन है बाबू कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, सबसे लंबा भाग होता है
क्या होता है, अमाशय होता है, नहीं होता है, ग्रसनी होता है, नहीं होता है, बड़ी आंत होता है, नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, छोटी आंत होता है। लगभग 6.5 फीट के आसपास इसकी लंबाई होती है और सबसे लंबा होता है ये, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन होता है वह किस रूप में जमा होता है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कि वह स्टार्च के रूप में क्या होता है, इकट्ठा होता है। देखो सबसे पहले वह ग्लूकोज के रूप में बनाता है और ग्लूकोज किस में बदल जाता है, तो ग्लूकोज बदल जाता है स्टार्च के रूप में। लेकिन यह बोल रहे हैं जमा किस रूप में होता है, तो आप क्या बोलिएगा, स्टार्च बोलिएगा, ग्लूकोज नहीं बोलना है, प्रोटीन नहीं बोलना है, फैटी एसिड नहीं बोलना है, क्योंकि इसका ये भाग ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो अभी हम आप लोग को बताएं ना कि जो अमाशय होता है, अमाशय का जो निचला भाग होता है और निचले भाग में क्या ऐड रहता है। यहाँ पे जो था इस प्रकार से हम आकृति जो इस प्रकार से बनाए हुए थे, अमाशय की आकृति जो बनाए हुए थे, तो यहाँ पर बनाए थे कौन सी, हम एक बनाए थे पित्ताशय, और पित्ताशय के बगल में क्या बनाए थे, लीवर बनाए थे, नहीं यकृत बनाए थे। क्वेश्चन मेरा क्या है, पित्ताशय रस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से, मुख गुहा से, अमाशय से, छोटी आंत से, छोटी आंत से नहीं होगा। अमाशय में तो HCl पाया जाता है, अमाशय में HCl पाया जाता है। मुख गुहा ये नहीं होगा, मुख गुहा बोलते केकरा के है, तो और मुख जो है ना, ऐसे मुंह बंद कर दिया, मुंह के अंदर कुछ खाली जगह होता है ना, उसे मुख गुहा कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कौन सी है, अगर मान लो तुम रसगुल्ला खा रहे हो, किसी को देना नहीं है, देखोगे उधर से आ रहा है तो टप दे उठाओगे, मुंह में डाल लोगे और मुंह बंद कर लोगे, तो वो कहाँ रसगुल्ला है, पेट में तो गया नहीं। तो मुंह के जिस हिस्सा में है ना, उसी को हम लोग मुख गुहा बोलते हैं, जहाँ खाली जगह होता है, ठीक है। तो एक रियल आंसर कौन सी हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है बाबू। अभी आप लोग को हम पढ़ा रहे थे कि परपोषी स्वपोषी के बारे में पढ़ा रहे थे। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से स्वपोषी कौन है। तो क्या अमीबा है, कीट है, मछली है, नहीं मछली भी नहीं होती है, कीट भी नहीं होते, अमीबा भी नहीं होते हैं। जितने भी इस धरती पे हरी पौधे हैं सबके सब कौन सी है, स्वपोषी होते हैं, ठीक है, जिसे किसी के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। चल बाबू अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है बाबू कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है। तो एक पेड़ को भोजन बनाने के लिए कौन सी चीज की आवश्यकता पड़ती है। तो आप जानते हैं पर्णहरित यानी क्लोरोफिल होता है, जो कि सबसे ज्यादा उसको आवश्यकता है उसकी, सूर्य के प्रकाश का। बिना सूर्य के प्रकाश का पेड़ पौधे भोजन बना ही नहीं सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो हम लोग देते हैं तो उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसका रियल आंसर क्या होगा, इनमें से सभी होगा। उसको पर्णहरित की आवश्यकता पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि सबकी आवश्यकता पड़ती है। अब हम बढ़ते हैं बाबू अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हम लोग का है, प्रश्न है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, शाकाहारी, अंतःग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषी। नहीं बाबू, एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने ये बना दिया अमीबा बना दिया मान लो, तो ये वाला जो हिस्सा बाबू होता है ना, इस हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, इस हिस्सा को हम लोग बोलते हैं कुटपाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुटपाद बोलते हैं, ठीक ना। और कोई भी जो भोजन होता है जब इसके रेंज में जाता है तो यह कौन सी करता है, अंतः ग्रहण कर लेता है, उसको अपने अंदर खींच लेता है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, अंतः ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। आगे का जो प्रश्न होगा आप लोगों का, तो अगला प्रश्न 13 नंबर देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, कैसे संभव है, जंतुओं में नहीं, परजीवियों में नहीं। ये जो होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो हरे पौधों में ही होती है। बहुत बार हम लोग इस चीज को देख लिए। अब देखिए ना, आपके सामने ही पढ़ा रहे हैं और यह 3-4 बार रिपीट हो गया। अब रिपीट हो जाने के बाद से चीजें क्या होती है, दिमाग में बैठ जाती है, ठीक ना। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो बाबू आगे का हमारा जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो अभी कुछ देर पहले ही हम बताए कि अगर मान लो कि यह अमीबा है, यह अमीबा है, तो अभी आप लोग को बताइए ये वाला जो पर्सन होता है इसको हम लोग कौन सी बोलते हैं,
कुटपाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुटपाद बोलते हैं। और जब भी भोजन इसके रडार में आता है तो वह क्या करता है? अपने अंदर उसको अंतः ग्रहण कर लेता है। तो भोजन को पकड़ने का काम उसने किससे किया? कुटपाद के जरिए किया। क्वेश्चन आपका क्या था? भोजन, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है, स्पर्शक के द्वारा नहीं, जीभ के द्वारा नहीं, मुंह के द्वारा नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सी होगा? कुटपाद हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बाबू हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 15 कौन सी है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से क्या घेंगा होता है, मधुमेह होता है, स्कर्वी होता है, एड्स होता है? एड्स कैसे होगा भाई? सबसे पहले कोई चीज़ ध्यान रखिएगा ना, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा 4 गो ऑप्शन देले रहता है। सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि इसमें से मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो कुछ ऑप्शन ऐसा रहता है ना कि लगता ही कि नहीं इस क्वेश्चन से सट रहा है। अब बताइए ना, एड्स से इसमें दे दिया है आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से एड्स होता है? नहीं होता है, तो पहले करके छांट दीजिए। अब बच गया आपके पास 3 गो। आप जानते हैं मधुमेह को हम लोग चीनिया रोग कहते हैं, और यहाँ पे किस चीज़ का बात हो रहा है? आयोडीन का, यानी कि नमक की बात हो रही है। तो एक रो के छांट दीजिए ना। अब आपके पास कौन सी हो गया? आपके पास स्कर्वी हो गया, घेंगा हो गया। अब नहीं समझ में आ रहा है, अब नहीं समझ में तो कौन ना कौन तो मारिएगा। तो 2 गो जब ऑप्शन बचेगा तो सही होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। वो मतलब कि भगवान भरोसे भी मारिएगा तो, ठीक ना। लेकिन हम आप लोगों को बताते हैं ये जो घेंगा रोग होता है क्यों होता है? जो हम लोग का थायराइड ग्रंथि होती है बाबू, ये जो थायराइड ग्रंथियाँ होती है, थायराइड ग्रंथि के अंदर हमारा क्या होता है? थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। और वही थायरोक्सिन नामक हार्मोन क्यों स्रावित होता है, कैसे होता है? तो आयोडीन के चलते होता है। तो आयोडीन युक्त खाने का सलाह, जो आयोडीन युक्त नमक होता है, डॉक्टर हमें खाने की सलाह क्यों देता है? ताकि आपके थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्रावन होगा और आपको ये बीमारी नहीं होगा। कौन सी बीमारी नहीं होगा? घेंगा नामक बीमारी नहीं। जानते हो, ये फुटबॉल नहीं लटक जाएगा। कैसन? फुटबॉल नहीं, ठीक ना। तो खैर मान लो किसी पुरुष को होता है तो चल बल जाएगा, हालांकि चल बल की तो किसी को नहीं जाएगा। लेकिन अगर किसी महिला को हो जाए तो सबसे बड़ी परेशानी हो जाएगी। हमनी के कौन हार पहनेला है? लेकिन अब बताओ कि जौन महिला को घेंगा की बीमारी हो जाए, जो लटक जाएगा फुटबॉल नहीं, तो क्या पहन पाएगी? कुछ पहनेगी? हमने में तो बोला गया है ना कि 100 सिंहार के घेगवे बिगाड़, 100 गो श्रृंगार आप कर लो, और जब हार नहीं पहनोगे तो फिर सब फ्लॉप है। ठीक है, खैर इसका राइट आंसर घेंगा हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि सभी हरे पौधे होते हैं, तो सभी के सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। ये आपको कई बार बता दिए। क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है तो हरा होता है। ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है चीनी की कमी से, हट, आयोडीन की कमी से। अभी बताइए आपको, आयोडीन की कमी से घेंगा नामक बीमारी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भोजन का पचना। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना अपचयन अभिक्रिया है। हम एक प्रश्न आप लोगों के लिए देकर के जाएंगे। ये लास्ट वाला जो प्रश्न है बाबू, ये आप लोगों के लिए देकर के जाएंगे और आप कमेंट करेंगे और आप इसका सही आंसर बताएंगे, ठीक ना। और सभी के आंसर का रिप्लाई हम जरूर देंगे। अगर आप सही आंसर दीजिएगा तो उसके रिप्लाई हम जरूर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, क्या जल से निकलता है, CO2 से निकलता है, ग्लूकोज से निकलता है, डिक्टियोजोम से निकलता है? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका सही आंसर आप देते हैं कि नहीं देते हैं। और आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर जहाँ पे समझ में नहीं आई होगी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो में हम क्या करेंगे, उसका खंडन जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।